गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, जिसमें हमारी क्वालिफिकेशन होगी, सैलरी होगी, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, वर्क लाइफ बैलेंस, अबाउट 4 कंट्रीज। तो यहाँ पे आपके सामने 4 नर्सेज बैठी हैं, चारों की चारों अलग अलग कंट्रीज में बैठी हैं। तो ऐसी वीडियो शायद ही हिंदी में अभी तक वीडियो आई है, ठीक है। तो आज आप लोग बस अपनी सीट की पेटियां बांध लो, और यहाँ पे भाई इतना ज्ञान बँटने वाला है, बस आप समेटते रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप लोगों के मन में एक डाउट भी ना रहे, ठीक है? सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो भाई सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। ऑल्दो आप सभी को उनके बारे में पता है, लेकिन फिर भी हम रीति-रिवाज के हिसाब से जो भी सबसे बड़ा है, उससे शुरू करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अलीशा है और मैं आयरलैंड में पिछले 3.5 सालों से काम कर रही हूँ और उससे पहले मैंने इंडिया में 10 इयर्स काम किया है। और मैं साथ-साथ यूट्यूब पे नर्सिंग रिलेटेड और आयरलैंड से रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाती हूँ। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और मैं ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में पिछले 5 साल से एज अ नर्स जॉब कर रहा हूँ। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि गौरव भाई ने इतना इतना अच्छा आपको अभी प्लेटफॉर्म दिया है कि सभी जो मोस्टली आपके अच्छी अच्छी कंट्रीज की आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू गौरव भाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु और मैं यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूँ और यूके के नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। मैं यूके में पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ और उसके पहले मैं इंडिया में भी 8 साल तक काम करता था एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन ऑर्थोपेडिक थिएटर्स, और यहाँ पे भी थिएटर में मैं काम करता हूँ। और थैंक यू गौरव भाई, आज आपने हम सबको साथ में लेके आए और साथ में वीडियो बनाने का मौका दिए। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग इनटू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और मेरा तो आप लोगों को पता ही है। आई एम रजिस्टर्ड नर्स ओवर हियर इन न्यूजीलैंड। और भाई मेरे को न्यूजीलैंड में काम करते हुए 1 ही साल हुआ है। बैक इंडिया में मैंने 4-5 साल काम किया हुआ है। तो ये मेरी एक कहानी है। तो भाई यहाँ पे वीडियो का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वालिफिकेशन के बारे में। तो हमारे पास 4 डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए हम लोग अपनी-अपनी कंट्रीज के बारे में बताएँगे कि वहाँ पे आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, वेदर यू नीड जीएनएम या फिर बीएससी चाहिए, कितना प्रोसेस में टाइम लगता है। आज के दिन 20 जुलाई 2024 में ये वीडियो शूट हो रही है। आज के दिन प्रोसेसिंग में कितना टाइम लग रहा है, आप लोगों को इस वीडियो में ये पता चलेगा। उस पार्टिकुलर कंट्री की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट, वो आपको यहाँ पे पता चलेगी। कितना एक्सपीरियंस चाहिए और पीआर का क्या सीन है। सो अलीशा, लेट्स स्टार्ट विद यू। तो आयरलैंड में अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जीएनएम हो, बीएससी हो, पोस्ट बीएससी हो, मास्टर्स हो, आपने आपकी नर्सिंग की कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे डिप्लोमा, डिग्री, आप सब एलिजिबल हैं। एज लिमिट कोई भी नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप सब आयरलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब इंग्लिश टेस्ट की बात करें तो एकेडमिक्स, आइल्स और ओईटी दोनों यहाँ के लिए वैलिड है। अगर आप ओईटी देते हैं तो आपका किसी भी एक सेक्शन में, एक मॉड्यूल में सी प्लस और बाकी मॉड्यूल्स में बी होना चाहिए एज ऑफ नाउ। और एकेडमिक्स आइल्स की बात करें तो किसी भी एक मॉड्यूल में 6.5 और बाकी मॉड्यूल्स में 7 होना चाहिए। और अगर क्लबिंग की बात करें तो आयरलैंड में अनफॉर्चुनेटली कोई भी क्लबिंग एज ऑफ नाउ अलाउड नहीं है। तो आपका जो ओईटी या एकेडमिक्स आइल्स है वो आपको जो भी आपने एक बार में क्लियर किया है वही वैलिड होगा। और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है आयरलैंड के लिए, क्योंकि आयरलैंड आपको एक्सपीरियंस बेस्ड सैलरी देता है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी आउटसाइड आयरलैंड अगर आपने अपनी नर्सिंग की है तो आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे अलाउड नहीं है। आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ जो ये लोग ऐड करते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए। और अच्छे हॉस्पिटल को ये कैसे जज करते हैं कि आपका हॉस्पिटल 200 प्लस बेडेड होना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आयरलैंड के लिए। और अगर हम इसी में पीआर की बात करें तो आयरलैंड में 2 साल जब आप एज अ नर्स काम करते हो क्रिटिकल स्किल्स परमिट पे, तो आपको आफ्टर 2 इयर्स यू आर एलिजिबल फॉर पीआर, आपको पीआर मिल जाता है। और अभी एक न्यू रूल भी आया है और मुझे लगता है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स उससे अवेयर नहीं होंगे। वो ये है कि 2025 के बाद जितने भी लोग आना चाहते हैं आयरलैंड, जिनके पास एनएमबीआई का डीएल है, उनको एटलीस्ट 5 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो ये एक बहुत चेंज इन रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो अगर अभी कोई इंडिया में है, एज ऑफ नाउ दे आर हायरिंग इवन इफ यू आर 2+ ईयर्स, अगर आपके पास एनएमबीआई का वैलिड डीएल है तो। पर इसके बाद जितने भी रिक्रूटमेंट्स होंगे, जैसे कि एक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं यहाँ पे आने में। तो अगर आपका वो 6 to 8 मंथ्स, अगर आपका अभी रिजल्ट आया, आप एनएमबीआई के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट ईयर तक ही आ पाओगे। तो 2025 में दे आर गोना चेंज दिस रूल कि आप अगर 5 years एक्सपीरियंस हो तभी आपको एम्प्लॉयर मिलेंगे। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि एनएमबीआई आपकी एक्सपीरियंस को नहीं चेक करता है, वो आपके एम्प्लॉयर्स चेक करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप एनएमबीआई डीएल के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि डिसीजन लेटर आपको एनएमबीआई दे देगा, क्योंकि वो आपकी सिर्फ क्वालिफिकेशन को असेस कर रहा है। एक्सपीरियंस भी मांगता है वो, पर वो आपके एक्सपीरियंस को असेस नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस को असेस तो आपके एम्प्लॉयर करते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच अलीशा फॉर दिस क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो नए चेंजेस हैं इनके बारे में अवेयरनेस है ही नहीं। सो थैंक यू फॉर दिस। आई होप आप लोगों को अभी नई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पता चल गया होगा कि आयरलैंड में अलीशा ने जैसे बताया कि अभी जो नई रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम है, 2025 में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो अगर आप आयरलैंड अप्लाई करना चाहते हो तो दिस वुड बी द बेस्ट टाइम। और अगर आपको आयरलैंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अलीशा से टॉपिक पे बात कर सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर सचिन दुहन, तो आप एक बार ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें थोड़ा सा बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्वालिफिकेशंस हैं और जो प्रोसेसिंग टाइम है अभी वो क्या चल रहा है। भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया की क्वालिफिकेशन देखो तो अगर आपने इंडिया में बैचलर्स की है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। अगर आपने जीएनएम की है तो सैडली आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो। इसमें होता है क्या है कि जब आप आपकी प्रोसेस शुरू करते हो यहाँ पे जो इनकी नर्सिंग की बॉडी है एनएमबीए है, उसमें आप सबसे पहले अपना जब सेल्फ चेक करते हो उसमें आपको 3 स्ट्रीम में डालते हैं, स्ट्रीम ए, स्ट्रीम बी, स्ट्रीम सी। हम इंडिया में अगर आपने बैचलर किया तो आप स्ट्रीम बी में आते हो। तो स्ट्रीम बी के अंदर आपको एनक्लेक्स और ऑस्की देना होता है। अगर हम इसकी बात करें टोटल टाइम कितना लगता है तो ओवरऑल लगा लो आपका लग जाता है एकदम साल का। आपको मैं ओवरऑल प्रोसेस बताता हूँ जिसमें क्योंकि आप आपके एनक्लेक्स की अगर आप पहले प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको बाद में आप ऑस्की की भी प्रिपरेशन करोगे, आपको ऑस्की की डेट भी मिलनी है, फिर आप इंग्लिश का टेस्ट भी देते हो और फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन भी लेते हो। ये प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके रजिस्ट्रेशन तक की टाइमिंग की प्रोसेस है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है। इट वोंट बी पॉसिबल कि आप डायरेक्टली लाइक एम्प्लॉयर आपको पहले स्टार्टिंग में सब कुछ आपका एम्प्लॉयर करवाए। आपको सब आपके रजिस्ट्रेशन तक सब कुछ खुद करना होता है। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आज के टाइम पे आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस तो हो ही हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप ऑस्की करने आते थे यहाँ पे, आपके पास टूरिस्ट वीजा आता था, टूरिस्ट वीजा के बाद आप स्टूडेंट वीजा डाल लेते किसी भी कोर्स में और आप काम करके कुछ टाइम और फिर डायरेक्ट पीआर डाल देते थे। अब थोड़ा प्रोसेस चेंज हो गया है, उन्होंने टूरिस्ट से स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिया है। अब अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको वर्क वीजा मिल सकता है, 482 कहते हैं इसे हम, और उसमें भी आप सिर्फ 2 साल काम करके आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर ले सकते हो। बाकी अगर आपके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इंडिया में, अगर लगा लो 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उसमें डायरेक्ट इंडिया से भी पीआर अप्लाई कर सकते हो एंड इट्स वेरी इजी और नर्सिस के लिए सबसे जल्दी देते हैं पीआर। अब अगर मैं इंग्लिश स्कोर की बात करूं तो आपके रजिस्ट्रेशन के लिए 7 ईच की रिक्वायरमेंट है, आइदर आइल्स, ओईटी, पीटी। आपके ओईटी में आप बी स्कोर लगा लो, पीटी में आप 65 लगा लो। अब क्लबिंग हो जाती है इसमें, पर ये है कि सिर्फ दो एग्जाम के बीच में आपकी वो क्लबिंग होगी। इट्स नॉट कि आप किसी भी कितने ही दे लो, या जैसे न्यूजीलैंड में होता है कि आप जिसमें आपका नहीं हुआ है सिर्फ वो पर्टिकुलर दे लो। आपके पास 2 सीटिंग है, 2 सीटिंग में आप करो। और ये सिर्फ और सिर्फ ये आपके रजिस्ट्रेशन के लिए क्लबिंग एक्सेप्टेड है, क्योंकि जब आप आगे करते हो पीआर अप्लाई करते हो वहाँ पे क्लबिंग का रूल नहीं है। वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक के अंदर एक एग्जाम दोगे, उसमें आपके 7 ईच है, तो ये आपके पीआर में पॉइंट बनते हैं। ये सारा था कि आप कैसे आपकी प्रोसेस है और आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हो। ये प्रोसेसिंग टाइम का भाई डिपेंड करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टार्टिंग नाउ, मैं आज अपना सेल्फ चेक कर रहा हूँ। अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है कि वो एनक्लेक्स कितने देर में दे रहा है, एनक्लेक्स की कितने टाइम के लिए तैयारी कर रहा है। क्योंकि आप अगर लगा के चलो कम से कम 6 से 8 महीने तो आप लगा के चलो ही चलो, क्योंकि आजकल क्या है कि ऑस्की की डेट्स भी एकदम से नहीं मिलती हैं, ऑस्की की डेट के लिए टाइम लगता है। आप वीजा भी अप्लाई करते हो उसका भी 6 से 8 महीने तो आप अपने रजिस्ट्रेशन की कह रहा हूँ मैं प्रोसेस, इट डिपेंड्स लेटर ऑन
आपके रजिस्ट्रेशन के बाद अब अगर आप 482 वीज़ा के लिए आते हो तो उसकी अलग प्रोसेसिंग है। अगर आप पीआर इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो आपका लगा लो ऑलमोस्ट 6 महीने तो लग ही जाते हैं भाई। बाकी यू कांट से एनीथिंग अबाउट एनी एग्जैक्ट टाइम, क्या पता कब आपकी फाइल, क्या पता आपकी महीने में ही फाइल खुल जाए और महीने में ही पीआर आ जाए। सम टाइम इट्स लक ओवर हियर। ओके, थैंक यू सचिन दुवन भाई ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें इतनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क मधु अबाउट द यूके, तो वो हमें यूके के बारे में बताएंगे। ओके, तो यूके में भी यानी ऑलमोस्ट सेम आयरलैंड के समान रिक्वायरमेंट है। आप जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, सब यहाँ पे अलाउ है एक्सेप्ट एएनएम। एएनएम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते लोग। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि यानी बीएससी पीवीएससी होना ज़रूरी है क्या? लेकिन पीवीएससी ज़रूरी नहीं है। जीएनएम ने भी आपने अगर किया है तो आपको सेम सैलरी मिलती है, चाहे आप एमएससी करो या बीएससी करो, आपको यहाँ पे बैंड्स के हिसाब से सैलरी मिलती है। यूके में जो सैलरी का बैंड है, बैंड 5 टू बैंड 8 बैंड 9 तक का सैलरी है। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक यानी पिछले साल तक जब हमने रिक्रूटमेंट के बारे में देखे यूके में, तो जो फ्रेशर्स थे, फ्रेशर्स को भी यहाँ पे रिक्रूट किया जाता था। बट अभी पिछले कुछ महीनों से यूके में रिक्रूटमेंट पूरी तरह से यानी पॉज हो चुका है। होपफुली आने वाले दिनों में वो फिर से स्टार्ट होगा। तो उस समय ये लोग रिक्रूट उन्हीं लोगों को करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। बिकॉज रिसेंटली कुछ रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुए थे, इंडिया जाके और यूएई जाके रिक्रूटमेंट हुए थे। तो उसमें भी उन्होंने यानी जिनके पास 8 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस था उन लोगों को ही शॉर्टलिस्ट किया इंटरव्यू के लिए। और पीआर की बात अगर करते हैं तो यूके में जब हम रजिस्टर्ड नर्स बनकर आते हैं इंडिया से, तो हमको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आप अगर 5 इयर्स तक यूके में रहते हैं तो आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिलती है। और परमानेंट रेसिडेंसी यहाँ पे जिसे आईएलआर, इंडेफिनाइट लीव टू रिमेन कहते हैं, उसके 1 साल के बाद आपको यहाँ पे सिटीजनशिप मिलती है। और प्रोसेस टाइम बताना बहुत मुश्किल है इस समय पे, क्योंकि आप आईएलटीएस ओईटी पास करके यूकेएनएमसी का डिसीजन ले सकते हैं 1 से यानी 1.5-2 महीने के अंदर। और अगर यही सवाल आप मुझे 6 महीने के पहले पूछते थे तो यानी फुल प्रोसेसिंग टाइम अराउंड 6 मंथ का था। पर अभी मेन प्रॉब्लम आ रहा है, एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा है, तो वो आपके प्रोसेस को लंबा कर रहा है। तो एक्चुअली एट द मोमेंट आई कांट गिव यू एग्जैक्ट टाइम फ्रेम कि कितना समय आपको लगेगा। जैसे ही आपको अगर एम्प्लॉयर मिल जाता है, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, उसके 3 से 4 महीने के अंदर आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आप यूके में लैंड कर दोगे और यूके में लैंड करके आपको ऑस्की देना है यहाँ पे। और ऑस्की दे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स ऑस्की आपका 1 महीने में प्रिपेयर करा के समझ लीजिए कि आप जब यूके में लैंड होते हैं 1 महीने के बाद आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं। थैंक यू सो मच मधु भाई हमें यूके के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। एंड अभी अगर मैं न्यूजीलैंड के बारे में बताऊं, न्यूजीलैंड में आने के लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज सीबीटी, सेकंड वन इज ओस्की। और जो क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, मिनिमम जो डिग्री है अगर किसी के पास नर्सिंग में, वो ही एलिजिबल है। सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया, वो ही एलिजिबल है आरएन के रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर किसी के पास डिप्लोमा है जो कि है जीएनएम, तो आप एलिजिबल हो सिर्फ इनरोल नर्स के लिए। अगर मैं प्रोसेस की टाइमिंग के बारे में बताऊं तो लगभग 6 महीने आपके रजिस्ट्रेशन में लग जाते हैं। अगर मैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करूं तो आइल्स में आप 7 ईच होने चाहिए, एक्सेप्ट राइटिंग जिसमें 6.5 चल जाएंगे। और ओईटी की बात करूं तो सब में बी होने चाहिए, एक्सेप्ट राइटिंग जिसमें सी प्लस चल जाएंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि ओईटी और आइल्स यहाँ पे आप सिंगल अटेम्प्ट दे सकते हो। सपोज अगर आपका एक मॉड्यूल रह जाता है तो यू जस्ट ओनली नीड टू सिट ऑन दैट पार्टिकुलर मॉड्यूल एंड यू आर गुड टू गो। तो ये यहाँ का प्लस पॉइंट है जो और किसी भी कंट्री में अलाउड ही नहीं है। ठीक है। अगर मैं मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर मैं अगर आर्ट्स में बताऊं तो 1800 घंटे आपके पास हो तो यू आर एलिजिबल। वही अगर पीआर की बात करूं तो भाई न्यूजीलैंड में पीआर स्ट्रेट अवे मिल जाती है। बस आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए न्यूजीलैंड के एम्प्लॉयर से एंड यू आर गुड टू गो। पीआर न्यूजीलैंड में इज नॉट अ बिग डील फॉर नर्सेज, रेस्ट ऑफ द पीपल उनका तो भाई राम ही भला करे। या ये तो हुई क्वालिफिकेशन की बात। तो आई होप इन सब चीजों से आपको बेसिक आइडिया लग रहा है कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में। सो जब हमने क्वालिफिकेशन हमने देख ली, आप लोगों ने देख लिया कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन सी कंट्री आपको सूट कर रही है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सैलरी।
अब आप सैलरी भी देख लो कि कौन-सी कंट्री में आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है, तो आप वो भी वहाँ से weigh कर सकते हो एंड यू कैन डिसाइड व्हाट वुड बी बेस्ट फॉर यू। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क अलीशा अबाउट द सैलरी इन आयरलैंड। सो कुड यू प्लीज़ टेल अस अबाउट द सैलरी? सो आयरलैंड में सैलरी डिपेंड करेगी, आईएनएमओ स्केल होता है यहाँ पे। तो जो आयरिश नर्सिंग यूनियन है उसका एक स्केल है जो उन्होंने सैलरी स्केल दिया, उसके हिसाब से ही आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, फ्रेशर यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो फ्रेशर की सैलरी है बट दैट्स ओनली फॉर द वन जिन्होंने यहाँ से नर्सिंग की है। तो जो आप 2 years एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ अगर आप आते हैं तो आपकी सैलरी जो है 34,000 यूरोज एनुअली होगी, और ये हर साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। तो ये तो हॉस्पिटल का जो बेसिक स्केल है वो हो गया। इसके अलावा चाहे आप नर्सिंग होम ज्वाइन करो, चाहे आप कोई भी और हेल्थ केयर जैसे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स है वो ज्वाइन करो, या ओल्ड एज केयर, कुछ भी इस टाइप का ज्वाइन करते हो, सैलरी आपकी आईएनएमओ स्केल है उस स्केल के अकॉर्डिंग ही रहेगी। और आप जिस भी साल में आते हो, जैसे जब मैं आई थी तो मेरे को जो 10 year एक्सपीरियंस वाला स्केल है उसमें डाला गया था, उसके बाद वो स्केल बढ़ाते जाते हैं। नाउ सैलरी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक बड़ा क्राइटेरिया, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपको आर्ली कितना मिलेगा, और ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपको अप्रोक्सीमेटली कितनी सैलरी मिलेगी। पर मैं ये बता सकती हूँ कि आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आईएनएमओ स्केल से इतनी एनुअली सैलरी मिलेगी। और मैंने क्यों बोला सैलरी एक बड़ा क्राइटेरिया, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपको लोकेशन अलाउंस उसमें ऐड हो जाएगा। अगर वो हॉस्पिटल बिजी है तो आपका अलाउंस ज्यादा होगा, अगर आप आईसीयू थिएटर में हो तो आपकी सैलरी अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आप संडेज को काम करते हो तो आपको डबल सैलरी होगी, नाइट शिफ्ट में आप ज्यादा नाइट शिफ्ट करते हो तो उसकी ज्यादा सैलरी होगी। तो सैलरी को एग्जैक्ट बताना कि आपको कितनी मिलेगी वो मुश्किल है, बट एनुअली मैं बता सकती हूँ कि आपको इतनी, मतलब अगर आप 2 years है तो इतनी, और 3 years है तो इतनी। और बाकी गौरव के साथ मैं आईएनएमओ का लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एक आईएनएमओ का स्केल है, एक चार्ट है, और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे भी जा करके मैंने एक लेटेस्ट आईएनएमओ स्केल जिसमें एक्सप्लेन किया है वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको सैलरी का जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। बट इट विल वेरी, मतलब वो बढ़ेगी यहाँ पे आकर के, वो कम नहीं होगी। तो उस स्केल से अबव आपको मिलेगा। और जो भी वहाँ पे सैलरी लिखी है वो सब बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स इट विल बी अ डिफरेंट स्केल। ओके। तो अगर मैं आर्ली रेट की बात करूँ तो अगर आप 5 years एक्सपीरियंस है तो आपका जो आर्ली रेट है वो 19 to 20 यूरो अप्रोक्सीमेटली, वो भी वेरी करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो, बट 90 to 20 यूरोज। और अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कम से कम 25 से 26 यूरो पर आवर मिलेगा यहाँ पे। थैंक यू अलीशा फॉर टेलिंग अस अबाउट द आयरलैंड सैलरी। और सैलरी के बारे में आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि एक्सपीरियंस बेस्ड सैलरी है। तो अभी यही बात हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहेंगे सचिन दुवन भाई से। तो भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नर्स की सैलरी देखो तो है तो हिसाब और कंट्री के हिसाब से कि यू कांट एग्जैक्टली टेल कि आपको इतना मिलता है कि भाई इतने आपके डॉलर बनेंगे। इट डिपेंड्स कि सबसे पहले तो यहाँ ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में काम कर रहे हो। ओके। लाइक ऑलमोस्ट 8 स्टेट हैं, आपके स्टेट टू स्टेट वेरी करती है सैलरी। अब अगर आपको मैं बेसिक बताऊं, बेसिक एक, अगर आप फ्रेशर हो, मैं आपको सीधा सीधा इंडियन हिसाब से बताता हूँ। अगर आप बेसिक फ्रेशर हो और अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो आई वुड से कि इंडियन करेंसी में 4 लाख महीने के बनते हैं, आपके इतने हॉस्पिटल में बनते हैं। फिर अगर आप एज केयर में काम करते हो, एज केयर में अगर आप इंचार्ज रेट करते हो तो वो उससे उसमें आप थोड़े से ज्यादा बनाते हो। अब मैं आपको डॉलर के हिसाब से समझा देता हूँ कि डॉलर के हिसाब से थोड़ा और इजी हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो भाई, बेसिक मंडे मॉर्निंग वीकडे की आप लगा लो $40 पर आवर है आपकी हॉस्पिटल में। अगर आप वही शिफ्ट इवनिंग में कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर और आपका इंक्रीज हो जाता है। अगर आप नाइट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका और इंक्रीज हो जाता है। अगर आप सैटरडे कर रहे हो तो और इंक्रीज है संडे। लाइक यू कैन गो इवन टू 110, $110 पर आवर हॉस्पिटल में जा सकता है। ओके। अब बात करते हैं हम एज केयर में। एज केयर में दो टाइप की शिफ्ट है भाई, एक नॉर्मल आरएन की शिफ्ट है, एक आरएन इंचार्ज की शिफ्ट है। नॉर्मल आरएन की मैं कहूंगा कि हॉस्पिटल के जैसा ही रेट रहता है, पर अगर आप इंचार्ज हो तो आपका उसके साथ साथ $10 और ऐड होता रहता है डिपेंडिंग। अब अगर आप नॉर्मल आरएन इंचार्ज की सैलरी मैं आपको बताऊं तो $55 से $60 के अराउंड वेरी करती है। पर ये ज्यादा भी हो सकती है अगर आप किसी ऐसे स्टेट में कर रहे हो जहाँ पे सैलरी इंक्रीज हुई है। जहाँ पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब जहाँ मेलबर्न है, जिसे स्टेट विक्टोरिया है, विक्टोरिया में भी 28% राइज इन नर्सिस सैलरी, जो कि अगर आप देखो तो काफी ज्यादा है, 28% राइज। तो अब उसमें आपका $71 पर आवर के हिसाब से बन जाता है अगर आप आरएन इंचार्ज की शिफ्ट कर रहे हो। तो ओवरऑल भाई
में ऐसे तो आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हम अगर डॉलर के हिसाब से देखें हर एक जगह की, पर मैं कहूँ तो ओवरऑल 4 साढ़े 4 ये आपकी सैलरी महीने की बन जाती है। ये मैं आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ, क्योंकि वी कांट से एग्ज़ैक्टली कि कितनी बनेगी भाई आपकी। एग्ज़ैक्ट अमाउंट आप इट्स वेरी हार्ड टू गिव। हाँ, ये मैं आपको जब बता रहा हूँ जब मैं 37 टू 38 आवर्स पर वीक काम कर रहा हूँ। इफ यू आर डूइंग एक्स्ट्रा तो, और स्पेशली अगर आप एजेंसी के साथ काम करते हो, एजेंसी के साथ क्या है कि एजेंसी के साथ जितनी मैंने आपकी सैलरी बताई उसके 25% और बढ़ जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे कैजुअल हो, यू वोंट बी हैविंग अ पर्टिकुलर परमानेंट शिफ्ट्स। और डिपेंड कि आप कौन सी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो। अगर आप लाइक ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे अच्छी अच्छी एजेंसीज हैं जो सबसे ज़्यादा पे करते हैं, उनमें आपकी सैलरी भाई $150 पर आवर भी देखी है मैंने। ओके। मेरे को जब $150 पर आवर सैलरी आई थी, मैं देख के हैरान था, मैं यार इतना इतना थोड़ी देते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा भाई, अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, 90% ऑफ योर वर्क प्लेस विल बी काउंटिंग दैट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ ये है कि लेवल 9 इज द हाईएस्ट ओवर हेयर। उसके बाद आप अगर प्रमोशन करके लाइक मैनेजर वगैरह बनते हो या नम बनते हो, उसके ऊपर आपका लेवल बढ़ता रहता है, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 ऐसे आपका जाता रहता है। उसमें तो सैलरी आपकी और ज्यादा होती रहती है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, इट विल बी हार्ड। हाँ, पर ये है कि 4 लाख तो आपकी फ्रेशर की बनती है। ओके। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और आपने तो दिमाग ही हिला दिया, $150 की बात ये बातें हैं। है भाई, रियलिटी में आइए, लाइक 80-90 तो आप स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, या जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी $80-90 तो कभी कभार वो भी ज्यादा से ज्यादा लाइक पब्लिक हॉलीडेज या सैटरडे संडे पे 60-60 $70 तो उनकी भी बन रही है। केरर वीजा पे या हाँ, मतलब वो केरर? लाइक केरर केरर की जॉब लगा लो या असिस्टेंट इन नर्सिंग की जॉब लगा लो। अभी जैसे जिन स्टूडेंट से हम मिलते हैं, अगर उनसे बात करते हैं तो दे आर रनिंग ऑल्सो वेल। उनकी भी फोर्टनाइट की अगर आप देखो, अगर आप 80 घंटे फोर्टनाइट में अगर एक स्टूडेंट काम कर रहा है, तो अभी मैं जिसे रिसेंटली मिला था, $4,000 तो फोर्टनाइट के एक स्टूडेंट भी बना रहा है। बट इट डिपेंड्स कि आप किस दिन काम कर रहे हो। ये भी है ना कि अगर आप वीकेंड पे काम नहीं कर रहे तो आपको पैसा नहीं बनेगा। Okay. Thank you for this information. And now I would like to ask Mr. Madhu about the UK salary. हाँ, तो यूके में चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, फ्रेशर्स को भी और एक्सपीरियंस नर्सेस को भी सेम सैलरी दी जाती है। बैंड 5 की स्टार्टिंग सैलरी दी जाती है, वो जो कि है £28,400 पर ईयर। अगर आप उसको पर आवर अगर देखते हैं तो अराउंड 15 पाउंड्स मतलब 1500 रुपये पर आवर आपकी बेसिक सैलरी आपको यानी आय बराबर यहाँ मिलती है। और यूके में भी सेम है, अगर आप वीकेंड में एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं तो आपको 30 to 60% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। नाइट में अराउंड 30 to 60% एक्स्ट्रा सैलरी है। और हॉलीडेज़ यहाँ पे 8 हॉलीडेज़ हैं। 8 हॉलीडेज़ में अगर आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करते तो आपको ऑलमोस्ट डबल सैलरी दी जाती है। और अगर आप मंथली टेक होम सैलरी की बात करोगे तो अगर आप ना कोई इवनिंग लाइक ना कोई नाइट करते हैं ना वीकेंड करते हैं, यानी सिर्फ मंडे टू फ्राइडे अगर आप 8 to 6 काम करते हैं तो आपको अराउंड 1800 यानी 1,80,000 के आसपास इन हैंड आएगा। लेकिन अगर आप दिस मतलब इसमें एक्स्ट्रा शिफ्ट इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप वीकेंड करते हैं नाइट करते हैं तो इट विल गो मोर देन 2,500 मतलब 2.5 लाख के आस ऊपर जाएगा। और उसके ऊपर भी यानी एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं नाइट के अलावा भी तो 3 लाख के ऊपर भी आपकी सैलरी जा सकती है। डिपेंड्स कि आप यानी किस टाइप का काम कर रहे हो, वीकडेज में कर रहे हो, वीकेंड में कर रहे हो, कितना एक्स्ट्रा कर रहे हो। और ये जो नॉर्मल सैलरी है वो 37.5 आवर्स काम करने के बाद आपको मिलती है। 37.5 आवर्स के बाद आप जो भी काम करते हो वो एक्स्ट्रा में काउंट होगा, तो उसकी आपको अलग से सैलरी मिलेगी। All right. Thank you so much, Madhu, telling us this salary information about the UK. Now I would like to tell you about the New Zealand. तो भाई न्यूजीलैंड में जो सैलरी मिलती है वो हमें मैका के एग्रीमेंट से मिलती है, जैसे आपको आयरलैंड में अलीशा ने बताया, तो न्यूजीलैंड में भी NZNO का मैका का एग्रीमेंट है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो पहली बात, यहाँ पे एक्सपीरियंस जो इंडियन एक्सपीरियंस है उसको कंसिडर करते हैं। अगर आपके पास 5 साल का हो 10 साल का हो तो वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। एंड द सेकंड थिंग कि जो यहाँ पे अगर मैं एज केयर की बात करूँ तो एज केयर में थोड़े से कम पैसे बनते हैं। अगर हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेम ही सैलरी रहती है। अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ तो फ्रेशर आयरलैंड की तरह यहाँ पे आ नहीं सकते, कम से कम 1 साल का तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी है।
अगर मैं अभी पर आवर के हिसाब से बताऊँ तो ये लगा लो, अगर मैं मैका के एग्रीमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, एज केयर में थोड़ा-सा वैरी कर सकता है, थोड़ी-सी कम सैलरी हो सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एज केयर में काम कर रहे हो। अगर कोई अच्छा खासा एज केयर हुआ तो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट वालों से भी ज़्यादा पैसे दे देते हैं वो। अगर मैं ये लगा लो, अगर कोई नर्स है जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, तो उसको आराम से $42 मिनिमम ये दे देंगे। अगर किसी के पास, अगर डीएचबी में, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर मैं बताऊँ, वहाँ पे अगर किसी के पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, लाइक 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको लगभग $48 दे देंगे। अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बताऊँ तो 4 साल के एक्सपीरियंस वाले को ये दे देंगे अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख न्यूज़ीलैंड डॉलर। तो इंडिया के हिसाब से 50 लाख रुपए बन गए वो। तो यहाँ पे 4 साल के एक्सपीरियंस वालों को दे रहे हैं। और जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो ये है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क अलीशा। तो आयरलैंड में आपकी एक पर्टिकुलर इनकम तक 20% टैक्स लगता है। उसके बाद आपकी इनकम जितनी भी उसके ऊपर जाती है, वो सब 40% टैक्स लगता है। तो अभी का जो टैक्सेशन चेंज हुआ है, आई एम नॉट श्योर बट इट्स समवेयर अराउंड 36,000। तो अगर आपकी, जैसे मैंने बताया कि जिनका एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है, उनकी सैलरी 34,000 यूरो साल की होगी। ठीक है? तो आपको टैक्स कटने के बाद अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस है, तो 2.5 लाख, अब मैं इंडियन करेंसी में बता रही हूँ, 2.5 लाख से 3 लाख तक आपकी सैलरी बनेगी अगर आप 2 संडेज़ भी कर रहे हो और 3-4 नाइट शिफ्ट भी की है। तो इस केस में आपका जो टैक्स है, वो सिर्फ 20% कटेगा, क्योंकि आपका जो टैक्सेशन का स्लैब है, आप 20% में आ रहे हो। पर अगर किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उसकी सैलरी 50,000 या 60,000 यूरो एनुअली है, तो उनकी जो 36,000 तक की सैलरी है, वो 20% पे, और उसके ऊपर तक की सैलरी पे 40% पे टैक्स कटेगा। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो मैंने आपको टैक्सेशन बताया है, जैसे कि सबने बताया कि 37.5 आवर्स पर वीक काम करने का है, तो वैसे ही आयरलैंड में भी है। ये सैलरी आपकी 37.5 आवर्स पर वीक है, मतलब कि हफ्ते में आप 3 दिन जा रहे हो। इसके अलावा आपको ओवरटाइम में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब आयरलैंड में आप चाहे आप कितना भी ओवरटाइम कर सकते हो, जितनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। अगर आप पीआर होल्डर हो, तो आप एजेंसी के थ्रू भी कितना भी ओवरटाइम कर सकते हो, कहीं पे भी काम कर सकते हो। पर ओवरटाइम पे आपका 55% टैक्स कटता है। तो जैसे अभी सचिन ने बताया कि जब ओवरटाइम का हमें बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे भी। अगर आप अच्छी एजेंसी के साथ जा रहे हो, तो ओवरटाइम का आपको 55 यूरो पर आवर से 75 यूरो पर आवर तक मैक्सिमम मिलता है। आप किस उसमें स्पेशलाइज़्ड हो, अगर आप थिएटर हो और आईसीयू एक्सपीरियंस हो, तो आपको 66 यूरोज़ 70 यूरोज़ तक भी मिलता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हो तो उस पे डिपेंड करता है, पर आपका 55% टैक्स भी कटता है। बट 55% टैक्स कटने के बाद भी आपको अच्छा खासा अमाउंट, मतलब अगर इंडियन करेंसी में मैं बोलूँ, तो 30,000 से 50,000 तक आपको एक दिन का, अगर आप एजेंसी के साथ ओवरटाइम कर रहे हो तो मिलता है। और अगर आप हॉस्पिटल के साथ ओवरटाइम कर रहे हो, क्योंकि आप उसी हॉस्पिटल में काम करते हो, तो आपको 20 से 25,000 एक दिन का ओवरटाइम का मिलता है। तो टैक्सेशन आपका हर स्लैब के साथ वैरी करेगा, आपके रोल के साथ वैरी करेगा। Now I would like to ask Sachin about the Australia taxation system for nurses. भाई ऐसा है यहाँ पे कि इट्स नॉट स्पेशली कि नर्सेस के लिए एक अलग से कुछ ऐसा हो, पर उसमें ऐसा है कि अगर आप बात करो तो आयरलैंड के जैसे ही कुछ है कि आपका 20 स्लैब डिपेंडिंग कि आप कितने साल के बना रहे हो, कभी आपका 20% टैक्स कट सकता है, 25% टैक्स कट सकता है, 30 तक भी जा सकता है अगर आप काफी ज्यादा बना रहे हो। पर उसमें भी एक कैच होता है कि आप, हमें तो ये देखना है कि हम टैक्स कैसे बचाना है। तो कुछ आपकी, अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जो, या आपके लगा लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां सैलरी पैकेज देते हैं। नॉर्मल ऑस्ट्रेलिया का क्या सीन है, अगर आप पहले, आपकी इनकम $18,000 है, आपका उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद आप टैक्स स्लैब में आते हो, आपके टैक्स कटना शुरू होता है। पर ये जो मैं नॉट फॉर प्रॉफिट का सैलरी सेक्रीफाइस का बता रहा हूँ, उसमें डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल एज केयर आपको $16,000 और टैक्स फ्री देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी तनख्वाह आई है, लगा लो $1,000 आई है। $1,000 में से मेरे पहले $650 मेरे अलग अकाउंट में चले गए, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा है। उसके बाद आपके 400 के ऊपर टैक्स लगने लगा है। तो ऐसा है कि ओवरऑल 20% तक टैक्स लग सकता है भाई आपकी सैलरी के ऊपर। अगर आप लगा लो 1 लाख बना रहे हो, तो आपका टैक्स उस पे 18,000 कुछ 20,000 ऐसे तक आपका जा सकता है। बट डिपेंड कि आप कहाँ काम कर रहे हो, कितने बना रहे हो। वही है, सैलरी जितना आप ज्यादा बनाते हो उतना आपके उतना टैक्स कटता है।
ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊँ, जैसे मैंने बताया कि 4 लाख आप बना रहे हो। 4 लाख में मैं आपको बताऊँ तो आपका टैक्स, अगर आप सैलरी सैक्रिफाइस, जैसे मैं सैलरी सैक्रिफाइस वाले में इंक्लूडेड हूँ, उसमें आपका 70 से 80,000, 80, हाँ 80,000 तक आपका टैक्स करता है, बाकी यू टेक होम। Okay. Thank you for telling us about the Australia. Now I would like to ask Mr. Madhu about the UK. यूके में आप अगर एनएचएस में काम करते हो उसके बारे में मैंने सैलरी बताया जो पहले बताया, और अगर आप केयर होम में काम करते हैं तो उसका अलग से यानी एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलता है अगर आप केयर होम में काम करते हैं। और प्राइवेट में भी अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे भी यानी एज कम्पेयर टू एनएचएस आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। और टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका 12,500 पाउंड्स मतलब 12 लाख रुपए तक आप कमाते हैं उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। 12 लाख से 50 लाख रुपए तक आप जब कमाते हैं तो आपको 20% टैक्स लगता है, और आप अगर 50 लाख के ऊपर कमाते हैं तो आपको 40% टैक्स लगता है। तो काफ़ी यानी काफ़ी सारे लोग हैं जो 40% टैक्स स्लैब में भी आते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो स्पेशली जो लोग सिंगल होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं, तो वो 50,000 के स्लैब में भी आते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है। और ये इनकम टैक्स है। इसके अलावा आप यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस लिया जाता है, कट किया जाता है आपकी सैलरी से। नेशनल इंश्योरेंस से आपका एनएचएस, यानी यहाँ पे सबको पता है कि एनएचएस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए आपको नेशनल इंश्योरेंस आपका कटता है। प्लस 67 ईयर्स के होने के बाद यहाँ पे अगर आप रहते हैं, रिटायर होते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलग से पेंशन दी जाती है, तो उसके लिए आपका अराउंड 6 to 8% नेशनल इंश्योरेंस कटता है। और कुछ लोग एनएचएस पेंशन भी ऑप्ट करते हैं, तो वो भी आपका एक यानी डिडक्शन सैलरी में से होता है। तो यानी 3 प्रकार के डिडक्शन आपको सैलरी में से देखने मिलते हैं, और जो सबसे बड़ा डिडक्शन रहता है वो टैक्स ही रहता है, जो अराउंड 20% मोस्ट ऑफ द नर्सेस का कटता है, प्लस नेशनल इंश्योरेंस कटता है। Is this pension is separate from जो ओल्ड एज में पेंशन मिलती है भाई? हाँ, यहाँ पे 2 टाइप के पेंशन्स आपको मिलेंगे। एनआई से जो आपका पैसा कटता है नेशनल इंश्योरेंस से, वो यानी स्टेट पेंशन रहेगी, और इसके अलावा एनएचएस पेंशन रहती है। यानी यहाँ पे यूके में ऐसा रूल है कि जो भी एम्प्लॉयर्स है उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को पेंशन देना ही है, तो एनएचएस का जो पेंशन है उसके लिए अपना कुछ हिस्सा अपने सैलरी से कटता है, प्लस एनएचएस कुछ ऐड करती है, ताकि आपके रिटायरमेंट के बाद, जो कि यहाँ पे 67 ईयर्स एज है रिटायरमेंट की, उसके बाद आपको 2 टाइप की पेंशन्स मिलेंगी। एक एनएचएस से एक पेंशन मिलेंगी और दूसरी पेंशन आपको स्टेट की तरफ से मिलेगी। लेकिन एनएचएस की पेंशन आप 60 ईयर्स के बाद से भी लेना शुरू कर सकते हैं। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो आप एनएचएस पेंशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट पेंशन आपको 67 के बाद ही मिलेगी। इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज़ सेम लाइक इंडिया की गवर्नमेंट जॉब के बाद पैसा मिलेगा जी। रिटायरमेंट होने के बाद, तो वैसा सही है। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द न्यूजीलैंड। सो मोस्टली जो नर्सेज हैं यहाँ पे भी बाकी कंट्रीज की तरह ही है कि अगर आपके पास एक सर्टेन स्लैब तक अगर आप पैसे कमाते हो तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो आपके स्लैब चेंज हो जाते हैं। मोस्टली नर्सेज जो लाई करते हैं वो 33% टैक्स का जो स्लैब है उसमें लाई करती है। तो यहाँ पे जो भी आपकी इनकम है उस पे 33% डिडक्शन हो जाएगा। और जो इनकम जो मैंने बताई थी, जो कि ग्रोस इनकम बताई थी 50 लाख, तो उसमें से 33% आपके डिडक्ट हो जाएंगे। आल्दो वो जो यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स हैं वो होते हैं 40 आवर्स। तो आप वीक में 5 दिन काम कर रहे हो, 8 आवर्स की शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे जो ग्रोस इनकम है वो सिर्फ नॉर्मल है, जिसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं करते हो। अगर आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हो तो ये लगा लो जो आपकी पर मंथ के फोर्टनाइटली अगर आपने एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा लिया, अगर आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये लगा लो 2,70,000 रुपए आपके कहीं नहीं गए। ये आफ्टर टैक्सेस हैं। अगर आपने और ज़्यादा मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा शिफ्ट उठा ली, आल्दो जो स्लैब है वो 33% ही रहेगा, लेकिन आप वो जो इनकम अगर आप एजेंसी के साथ करोगे तो वहाँ पे आपका जो टैक्स का जो स्लैब है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे टैक्स आईआरडी कंट्रोल करता है, तो टैक्स का स्लैब चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा-सा ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा सेकेंडरी इनकम पे, क्योंकि आप एजेंसी की शिफ्ट करने लग गए। तो अगर आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में काम करते हो, लाइक यू आर डूइंग शिफ्ट्स इन योर एज केयर, या फिर मैं अगर बोलूँ क्योंकि प्राइमरी एम्प्लॉयर है तो वहाँ पे जो आपका टैक्स है वो कम कटेगा और आपके जो पैसे बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे। तो फोर्टनाइटली में आप अप टू 2,70,000 रुपए आफ्टर टैक्सेस भी कमा सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी एक्स्ट्रा करना चाहते हो। यहाँ पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इन सभी कंट्रीज़ के हिसाब से मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ। बोलने में है कि यहाँ पे आप बहुत सारी एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये जो फ़ॉरेनर्स हैं, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 2 साल के बाद आपको 65 ईयर्स का जो
फॉरेन ही बोलूँगा, इंडिया से बाहर जो हम बैठे हैं, तो ये लोग भाई हेल्थ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और ये लोग हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा शिफ्ट अलाउ नहीं करते। क्या आप सब लोग इस बात से एग्री करते हो? यस, यस, यस। हाँ, तो अगर अगर आपके मन में इंडिया में बैठे हो, अगर आपके मन में ये है कि 30 के 30 दिन मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लूँगा, तो जो प्राइमरी एम्प्लॉयर होगा हाँ, कुछ सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो अंधा पैसा कमा दूँगा, 15 दिन में जब 2,70,000 रुपए कमा रहे हो आफ्टर टैक्सेस, तो 30 दिन में तो डबल हो जाएँगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो क्रूशियल है और ये लोग उस चीज़ की वैल्यू करते हैं और ये हमें अलाउ नहीं करेंगे कि आप इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाओ। तो ये माना नहीं, जाता है। दूसरा एम्प्लॉयर की तरफ से दूसरा डर ये भी रहता है कि सिकनेस लेवल बढ़ जाएगा अगर स्टाफ ज़्यादा काम करेगा, तो अल्टीमेटली हॉस्पिटल के ऊपर ही प्रॉब्लम यानी दिक्कतें होगी अगर आपका स्टाफ ज़्यादा काम करेगा तो। बिल्कुल। तो वो भी रीज़न है सिकनेस लेवल कम करने का। हाँ, और यहाँ पे एक बात और मैं ऐड कर देना चाहता हूँ। अगर आपने अपने प्राइमरी एम्प्लॉयर के साथ मतलब काम कर रहे हो और वहाँ से छोड़ के आपने एजेंसी शिफ्ट पिक कर लिया और नेक्स्ट दिन आप प्राइमरी एम्प्लॉयर को कॉल करके बोलते हो मैं तो सिक हो गया। तो भाई वो आपकी रेपुटेशन पे बड़ा ही गंदा असर डालेगा और जो एम्प्लॉयर है वो भी ज़्यादा खुश नहीं होगा। क्योंकि आप जो प्राइमरी एम्प्लॉयर जिसने आपको एम्प्लॉयमेंट दी है, आप उसके साथ तो फेथफुल हो नहीं। आप बाहर जाके पैसा कमाने की दौड़ में आगे बढ़े हुए हो और जो प्राइमरी एम्प्लॉयर है जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, उसके लिए आप नौकरी नहीं कर रहे, तो ये भी इट्स नॉट अ गुड बिज़नेस। मैं ऐड करना चाहूँगी कि मतलब मुझे नहीं पता बाकी कंट्रीज़ में ऐसा है कि नहीं, बट यहाँ पे ऐसा है जैसे अगर आपकी पोस्टिंग किसी बहुत बिज़ी डिपार्टमेंट में हुई है, जैसे मोस्टली यहाँ पे जो एचएससी हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, वो बहुत बिज़ी रहते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने फ्लोर सुपरवाइज़र को, जो यहाँ पे सीएनएम्स होते हैं, अपने वार्ड के नहीं, जो मतलब ओवरऑल जो फ्लोर सुपरवाइज़र होते हैं, आप उनको बता सकते हो कि मैं ओवरटाइम करने में इंटरेस्टेड हूँ और मेरा डिपार्टमेंट बहुत बिज़ी है, लेकिन अगर कोई लाइट डिपार्टमेंट है, जैसे कि ओपीडीज होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए, तो अगर आप सच में ही ओवर टाइम करना चाहते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है, कोई बैक होम इमरजेंसी है, तो आप क्लिनिक्स में, ओपीडीज में जो यहाँ पे होती है, उनमें आप ओवर टाइम कर सकते हो, पर वहाँ पे शिफ्ट्स मिलना मुश्किल होता है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यूजुअली लोग वहीं पे ही जाके करते हैं, जिनका जो पब्लिक हॉस्पिटल में होते हैं, जिनके डिपार्टमेंट्स बहुत बिजी होते हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट में नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, 3 दिन अपने डिपार्टमेंट में काम करके 1 दिन ऑफ लेके बाकी 2 दिन किसी क्लिनिक में कर लिया या एंडोस्कोपी में कर लिया या फिर जो भी लाइट डिपार्टमेंट है, डे यूनिट या कोई ट्रांसफ्यूजन यूनिट, वहाँ पे कर लिया। तो वहाँ पे क्या है, आपकी 8 टू 4:30 होती है या फिर 9 टू 5 होती है। तो ऐसा भी यहाँ पे आयरलैंड में अलाउड है। बाकी कंट्रीज का आप लोग बता दो कि ऐसा कर सकते हैं अगर हम सेम हॉस्पिटल में लाइट डिपार्टमेंट में करना चाहें तो। जैसे इसमें अगर भाई मैं बताऊं ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में अभी जिस वार्ड में अगर मैं काम कर रहा हूँ, अभी मेरे पास अगर मैसेज आएगा कि ये शिफ्ट अवेलेबल है, उसमें साथ में लिखा आएगा कि ओवर टाइम इज ऑल्सो अवेलेबल, क्लियर लिखा ओके। आता है। बट इट डिपेंड्स यार, अब जैसे अगर आप 12-12 घंटे शिफ्टें कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी ही नहीं चल पाएगी ना। हुँ, और वो भी ये ध्यान रखते हैं कि इस बार इस फोर्टनाइट तो चलो आपने कर लिया ओवर टाइम, बट दे विल चेक, क्यों उनको ओवर टाइम देना पड़ रहा है ना। यहाँ पे वर्क हेल्थ सेफ्टी जो जैसे गौरव भाई बात कर रहे थे कि दे विल बी चेकिंग इट। हाँ चलो आपने 1-2 बार कर लिया ओवर टाइम, दैट्स ओके, बिकॉज उनको भी नीड है, वहाँ शॉर्ट स्टाफ इतना है कि क्या पता जहाँ पे होने चाहिए 4 नर्सेज वहाँ 2 ही हैं। तो दे आर कि कोई नहीं, आप ओवर टाइम कर लो, आप ओवर टाइम कर लो, पर एक एक टाइम तक ही कर सकते हो आप। आई वोंट सजेस्ट कि ज्यादा ओवर टाइम करना चाहिए, पर हाँ, इफ यू नीड मनी, वो तो आपके पास ऑप्शन है कि ओवर टाइम का ऐसा नहीं है कि बांध के रख दिया इन्होंने कि नहीं आप सिर्फ 37 आवर्स काम कर सकते हो। आप अपने वार्ड में भी ओवर टाइम कर सकते हो। बाकी अगर आप एजेंसी के साथ काम कर रहे हो तो इट्स टोटली डिफरेंट सीन। ये सीन है भाई ऑस्ट्रेलिया का। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल को पैसे देने पड़ रहे हैं, तो भाई ये चीज़ें ये नोट डाउन करते हैं और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है। आप लोग पैसा कमाने के लिए बाहर आ रहे हो, हम लोग भी पैसा कमाने के लिए बाहर आए हुए हैं। लेकिन आपको पैसा कमाना मतलब कैसे कमा पा रहे हो? क्योंकि आप लोगों के पास इन कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन है। जैसे ही ओवरटाइम करने जाओगे, 12-12 घंटे की शिफ्ट करोगे, एक सर्टेन पॉइंट के बाद जैसे कि भाई ने बताया एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे और एक बार एग्ज़ॉस्ट होने के बाद एक क्रिटिकल एरर से आपका रजिस्ट्रेशन चला जाएगा। आप समझ रहे हो यस। मेरी बात? और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन गया, यू दे विल थ्रो यू आउट ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि ये बोलेंगे कि ये जो बंदा है ये ओवरटाइम के चक्कर में इसने एक मरीज की जान ले ली या फिर एक पेशेंट को हार्म पहुंचा दिया। आई स्वेयर अबाउट दिस थिंग कि ये लोग इन चीजों को बड़ी सीरियसली लेते हैं और जो वहां की जो काउंसिल, जो नर्सिंग की जो काउंसिल बॉडी होगी ना, दे विल डेफिनेटली गोना टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट
यू एज वेल एज योर एम्प्लॉयर, और आपका एम्प्लॉयर इसीलिए आपको बाउंडेशंस में रखता है कि इससे ज्यादा ओवर टाइम ना करो। तो ऐसा नहीं है कि अगर यूके में, अगर न्यूजीलैंड में 8 घंटे की शिफ्ट है, तो लास्ट के जो 2 दिन बच जाते हैं वहां पे आप एक्स्ट्रा कर लो, कर सकते हो, लेकिन बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, मिस्टेक कर दोगे। यूके में, आयरलैंड में आप 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हो, 3 दिन कर लिया, लास्ट के 2 दिन कर लोगे। लेकिन अगर उन बचे हुए, ये लगा लो 4 दिन में भी एक्स्ट्रा करने चलोगे, तो बॉडी एग्जॉस्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन चला जाएगा भाई। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, आप लोग भी बता देना आपकी कंट्री में कैसा है। अभी आयरलैंड में मैंने देखा है, कोई और जैसे अगर इंडिया में भी मैंने ये चीज़ देखी थी, अगर हम कोई मिस्टेक करते थे, तो हॉस्पिटल हमारे लिए केस लड़ता था। ये इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में ही मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने कुछ मिस्टेक की थी, बिग एरर किया था, मेडिकेशन एरर, तो उनके ऊपर केस हुआ था। तो उन्होंने हॉस्पिटल से रिज़ाइन दे दिया और हॉस्पिटल वो केस लड़ रहा है। मतलब उनको डेट्स पे भी नहीं जाना। पर अगर आयरलैंड में आप कोई मिस्टेक करते हो, तो आपको केस लड़ना है। आपको डेट्स पे जाना है, आपको अपना लॉयर खुद हायर करना है, आपके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको खुद डील करना है, हॉस्पिटल से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। हॉस्पिटल से सिर्फ वो प्रूफ मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, विटनेस मांगेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लगता है आज तक वीडियोस में डिस्कस नहीं हुई, कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो अपने लाइसेंस पे एक इंश्योरेंस होता है जिसके लिए आप हर महीने कुछ पैसे देते हो। तो वो आप इंश्योरेंस जरूर लो अपने लाइसेंस पे, क्योंकि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है, अमाउंट बहुत छोटा सा है हमारी सैलरी के आगे, 20-25 यूरो कटते हैं आपकी सैलरी से हर महीने। तो अगर आपने अपने लाइसेंस पे इंश्योरेंस लिया है तो आप सिक्योर हो। लॉयर आपका केस लड़ता है, लेकिन इसमें एक बात ये है कि लॉयर सिर्फ आपका केस लड़ रहा है, पर जब तक आपका केस खत्म नहीं होता आप कंट्री में बिना जॉब के रहोगे, यू विल बी जॉबलेस है। तो इसलिए जस्ट बी वेरी केयरफुल। आप जब यहाँ आते हो, बहुत से लोग सच में ये माइंडसेट लेके आते हैं, क्योंकि मैं टॉपमेट पे बात करती हूँ लोगों से और वो कहते हैं कि अरे कोई लिमिटेशन नहीं, फिर तो मैं सारे दिन काम करूंगा। मोस्टली मतलब ये बहुत लड़कों में बहुत ज्यादा होता है मुझे लगता है। वो कहते हैं कि हम तो सारे 7 दिन काम कर लेंगे। तो अगर आप 7 दिन काम करते हो और आपसे कोई बहुत बड़ा एरर हो जाता है, तो हॉस्पिटल आपकी पिन को एनएमबीआई से बात करके होल्ड पर डाल देगा। उतने बीच तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आपके ऊपर जो भी चार्जेस हैं उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो लॉयर की फीस आपका जो इंश्योर्ड कंपनी है वो आपको देगा, बट इट्स गोना बी अ बिग स्ट्रेस फॉर यू। और अगर आप गिल्टी साबित हो जाते हो तो आपको ब्लैकलिस्ट करके वापस भेज दिया जाएगा। तो आप लोग भी बता दो आपकी कंट्री में ये चीज़ कैसे है। अब वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग सेम ही चीज़ है कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो एम्प्लॉयर का क्लियर सीन होता है कि वो आप आगे आफरा जो आपकी रजिस्ट्रेशन बॉडी है उसमें डाल देता है कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया है। वो बाद में केस भी चलता है। हाँ, इसमें भी हम भी जैसे इंश्योरेंस लाइक यूनियन से प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें वी आर ऑल्सो पेइंग अराउंड 20 to $250 क्वार्टरली। तो उसमें दे हेल्प, बट उसमें एक और क्या सीन है कि अगर आप केस हार गए हो तो जो खर्चा लगा है उस केस पे सरकार का, लाइक फॉर एग्जांपल $4000 लग गया सरकार का, आप वो केस हार गए हो तो वो भी आपको भरने पड़ते हैं। पर ये है कि हाँ, वो वापस नहीं भेजते हैं क्यों, आप पीआर हो, इट्स ओनली अबाउट योर रजिस्ट्रेशन, आप कोई और काम भी कर सकते हो। पर मैं कहूंगा भाई बच के रहो। यहाँ पे अगर आप देखो जो इनकी वेबसाइट है उसमें वो न्यूज़ डालते रहते हैं, स्टोरीज डालते रहते हैं कि एक नर्स का 2 साल हाँ। के लिए रजिस्ट्रेशन इस टाइम के लिए हो गया, एक नर्स ने कुछ ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ गलत मेडिसिन, कुछ ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते रहते हैं। तो मैं तो कहूँगा यार बच के रहना चाहिए भाई इन चीज़ों से, थोड़ा कम काम कर लो। पर ये है कि रजिस्ट्रेशन है तो आप आरएन हो, अगर रजिस्ट्रेशन पे कोई इशू आ गया तो आपको फिर और जॉब्स करनी पड़ती हैं। हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि अगर आप पीआर होल्डर हो तो आपकी पिन कैंसिल कर देंगे पर आपको वापस नहीं भेजेंगे। तो सेम इन आयरलैंड, अगर आप पीआर होल्डर हो, ये मैं बोलना भूल गई थी, अगर आप पीआर होल्डर हो तो आपको वापस नहीं भेजेंगे, आपकी पिन कैंसिल हो जाएगी, आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू वर्क एज अ नर्स अगेन, बट आप कोई और काम कर सकते हो यहाँ पे रह के। यूके में भी सेम है यहाँ पे, यानी आपका इंडेमनिटी कवर कुछ कुछ हॉस्पिटल करते हैं, या तो फिर यूनियंस है यहाँ पे, यूनियन को आपको अराउंड 14 पाउंड्स देना पड़ता है पर मंथ। तो वो आपका इंडेमनिटी कवर करता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं यूनियन के, वो आपके लिए, यानी अगर आप अपने तरफ से सही है तो वो आपकी तरफ से लड़ते हैं। और मुझे नहीं पता कि अगर हार गए तो अपने को पैसा वापस करना पड़ता है या नहीं, लेकिन यूनियन से यहाँ पे हेल्प करती है आपका कोई भी दिक्कत आती है तो। और एनएचएस भी आपका इंडेमनिटी कवर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके द्वारा यानी किसी पेशेंट को हार्म हुआ है तो हॉस्पिटल विल कवर दैट। लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर एजेंसी शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपका इंडेमनिटी कवर यूनियन के द्वारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और
अगर आपका पिन जाता है तो आपको यहाँ पे डेफ़िनेटली नर्स का जॉब तो नहीं मिलेगा, पीआर है तो आप यहाँ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी भी जॉब के लिए यहाँ पे डीबीएस चेक होता है, तो शायद से आपके ऊपर अगर क्रिमिनल केस हुआ है इस चीज़ के कारण, तो आपको कहीं और भी जॉब नहीं मिलेगा। यू आर जॉबलेस ऑलवेज़। न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही सीन है भाई। और न्यूजीलैंड में भी यूनियंस हैं। एनजेडएनओ यहाँ की सबसे बड़ी यूनियन है। उसके लगा लो आपकी 1 घंटे की सैलरी चली जाती है $50 के हिसाब से, नाइटली या मंथली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरी सैलरी से डिडक्ट होते हैं वो। तो लेकिन यहाँ पे भी अगर आपसे कुछ हो जाता है नर्सिंग से रिलेटेड, तो ये लोग आप लोगों का केस लड़ देते हैं। लेकिन अगर यूनियन के साथ नहीं हो, तो एक बात मैं इन सभी कंट्रीज के हिसाब से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे केस हारो चाहे जीतो, सपोज आपके पास, आप किसी भी यूनियन के साथ नहीं हो, आपने कुछ मिस्टेक कर दी, आपका सब कुछ बिक जाएगा, लिटरली बिक जाएगा। जो घर बनाया है, जो गाड़ी घोड़े जो भी ले रखे ना, सब कुछ बिक जाएगा। लॉयर इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है, इतने ज्यादा हाँ। एक्सपेंसिव है, आप बोलोगे कि भाई मैंने किस चीज में पैर रख लिया। लेकिन न्यूजीलैंड का ये है कि पीआर आपको इंस्टेंटली मिल जाती है, तो सेकंड ऑप्शन रहता है। तो कभी कुछ गड़बड़ हो गई हुँ, तो हुँ। प्लान बी काम कर जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज ओवर टाइम करो, बस थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपनी जिंदगी खराब नहीं कर रहे हो, आपकी फैमिली की जिंदगी खराब हो रही है, क्योंकि वो लोग आपसे अटैच्ड हैं। एंड द पीपल अराउंड यू, अलोंग विद इट, आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ है और जो पेशेंट की जो लाइफ है, आप उसके साथ भी खेल रहे हो, तो सबकी जिंदगी बर्बाद हो रही है भाई। तो थोड़ा सा दिमाग से और अच्छे से काम किया करो, ये बात है। नहीं, नहीं, सही बात बोली आपने, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके, जैसे सारे प्रोसेस इतने लंबे, आप इतनी मेहनत करके, ओईटी भी इतना डिफिकल्ट है, सब कुछ करके जब आप यहाँ आ रहे हो, तो अपना माइंडसेट सिर्फ पैसों पे मत टिकाओ। पैसा इज द मेजर फैक्टर, पहला फैक्टर वही है। पर दूसरा आपका लाइफस्टाइल है, आपको अपनी फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, तो आप ओवर टाइम करो, ठीक है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। जब भी आप काम करो तब भी यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इंडिया की तरह यहाँ पे नहीं है। नर्सेज की एक अलग रिस्पेक्ट है, तो उसके साथ साथ एक हुँ, हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है नर्सेज के ऊपर। आ गया भाई मजा, देख ली वीडियो। तो मेरी कोशिश रहती है क्लैरिटी कॉर्नर विद गौरव सेजवाल में कि मैं यहाँ पे सिर्फ काम की बात करूँ। नो नॉनसेंस टॉक करते हैं हम यहाँ पे, वही इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिली है। ये वीडियो भाई मैंने बनाई थी, मैंने सोचा था कि एक वीडियो में ही कंसाइज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई और ना चाहते हुए मुझे इसको पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ रहा है। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स इससे क्लियर हो ही गए होंगे। बाकी बचे हुए डाउट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर आउट हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल एंड अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, और भाई डिसाइड कर लो अब तो कहाँ पे जाना है, ठीक है।